मैं आपसे प्रश्न पूछे जा रही हूँ और आप मुझे अपनी नई नई साइड सिखाए जा रहे हो। तो मुझे आपको जानने का मतलब बहुत और ही मन कर रहा है आपको जानने का। थोड़ा सा टाइम जरूर निकालिए, वॉक कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, वो बहुत बहुत ज़रूरी है, जो कि आजकल बच्चे हमारे नहीं कर पाते हैं, तो वो बहुत ज़रूरी है। चाहे आधा घंटा करो। जुगनू की उम्र लंबी नहीं होती, पर उसकी कोई रात अंधेरी नहीं होती। कोई ना पूछेगा कब कितना पढ़े तुम, जीवन सिखाने की कोई किताब ना होती। वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ कॉन्शियस बाय मायरा एंड हमारी आज की गेस्ट है मिसेस निशी शर्मा मैम। ये है मेरी फेवरेट हिंदी टीचर जो एक वेलनेस कोच भी है एंड हमें एक हिंदी के पाठ भी पढ़ाएंगी। सो हेलो मैम, हाउ आर यू डूइंग? हेलो बेटा, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हो मैम? मैं बहुत बहुत अच्छी हूँ। मैम, मुझे पता चला कि आपका पेन नेम जिज्ञासु था, बट ऐसा क्यों? बिल्कुल, एक्चुअली मुझे बचपन से ही कुछ ना कुछ जानने की क्यूरोसिटी रहती थी, और मेरी माँ ने बताया कि जब मैं छोटी थी मैंने पहला वाक्य जो बोला था वो था ये क्या है। तो जब मैं बड़ी हुई, 8वीं क्लास में आई, हिंदी लिटरेचर पढ़ना शुरू किया, कविता लिखनी 8वीं क्लास से शुरू कर दी थी मैंने, और अपना पेन नेम मैंने तभी जिज्ञासु रख लिया था, और जिससे जानने की इच्छा है, उत्सुकता है। तो बस हिंदी साहित्य से लगाव बचपन से ही हो गया था। मैम, आपको देखकर सच में ऐसा लगता है कि जैसे मेरे इस पॉडकास्ट पे कविता ही आ गई। ओह, ये मेरे लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि मैं कविता से बहुत प्यार करती हूँ, और मुझे अच्छा लगता है अपनी भावनाओं को एक शब्दों का जामा पहना करके लोगों तक अपनी भावनाएं पहुँचाना। तो जीवन के सुख दुख हैं, जितने भी भाव हैं, उनको शब्दों में पिरो करके सामने रखना मुझे अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच। मैम, मुझे भी ये जिज्ञासा है जानने की कि आपकी क्या जर्नी रही थी छोटी सी निशी से एक टीचर बनने में और फिर एक वेलनेस कोच में भी। जी, तो मैं आपको बताना चाहूँगी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं भी एक गवर्नमेंट स्कूल में ही पढ़ के बड़ी हुई हूँ, और मैं क्वेश्चंस बहुत पूछती थी। जैसा कि मैंने आपको बताया, टीचर से खूब क्वेश्चंस पूछती थी। पढ़ाई का भी बहुत शौक था मेरे को, और टीचर्स की इसलिए मैं बहुत फेवरेट भी थी। तो मेरी टीचर्स मुझे बहुत प्यार करती थी, और मैं भी टीचर्स को बहुत करती थी। और जैसे प्रतियोगिताएं होती थी, कभी कविता प्रतियोगिता हो रही है, कभी हमारी वाद विवाद प्रतियोगिता हो रही है, कभी नाटक हो रहा है, कभी डांस हो रहा है, तो उनमें खूब बढ़ चढ़ के मैं हिस्सा लेती थी, प्राइज़ मिलते थे, और घर जाके बड़ी खुशी से मम्मी को दिखाती थी, और वो भी पूरे मोहल्ले को दिखाती थी। देखो देखो, मेरा पेट, वैसे घर का नाम मेरा नीटा है बचपन का, तो देखो नीटा को ये प्राइज़ मिला है। तो बड़ा गर्व महसूस होता था। और आपको बता दूं कि 5th में उस समय बोर्ड एग्जाम्स हुआ करते थे, तो मैंने 5th में अपने स्कूल में टॉप किया था, और 12th क्लास में मैंने हिंदी में, इलेक्टिव हिंदी होती है जिसमें सिर्फ लिटरेचर होता है, ग्रामर नहीं होती, इलेक्टिव हिंदी में मैंने पूरी दिल्ली में टॉप किया था, और मुझे उसके लिए प्राइज़ भी मिला था। और बाकी तो फिर मैंने, मेरी 11th-12th में जो हिंदी की टीचर थी वो मुझे इतनी अच्छी मिली, मिसेस सत्या भारद्वाज की, उनको देख के, पढ़ाते हुए देख के मुझे लगता था कि मैंने भी हिंदी टीचर बनना है, और मैंने सोच लिया था, और बस मैं इसी राह पर, हिंदी प्रेम की राह पर चल पड़ी। फिर मैंने MA हिंदी में किया, BEd किया, और मैं हिंदी टीचर बन गई। मैम, आपकी जर्नी सुन के ऐसा लगता है कि मतलब मैं खुद एक चैप्टर में आ गई, क्योंकि मतलब मैंने कभी सुना नहीं कि 5th स्टैंडर्ड में बोर्ड एग्जाम पहले होते थे, बहुत पहले। मैम, आपने इतने साल क्लासरूम में बिताए, तो ऐसी क्या स्वीट सी, चैलेंजिंग सी मेमोरीज थी आपकी उस क्लासरूम में? पता है मायरा, मैं ना जब स्कूल में पढ़ाती थी, तो मैं बच्चों को ना हमेशा सोचती हूँ कि प्यार से पढ़ाना चाहिए, फ्रेंडली होके पढ़ाना चाहिए। मैं कभी भी स्ट्रिक्ट टीचर नहीं थी, और बच्चे भी ना मुझे बहुत प्यार करते थे और सीखते थे। और मैं पता है कंपटीशन करती थी बच्चों का क्लास में। मैं कहती थी कि तुमने ना हिंदी को सिर्फ पढ़ना नहीं है, किताब एक लैंग्वेज की तरह नहीं पढ़ना, सब्जेक्ट की तरह, तुमने हिंदी को अपनाना है, और कोशिश करनी है मेरी क्लास में कोई भी अंग्रेज़ी के शब्द कम से कम इस्तेमाल करे, और अच्छी हिंदी बोलने की कोशिश करे। तो बच्चों की ना आपस में कंपटीशन होता था कि मैं मैम को अच्छी हिंदी बोल के बताऊँगा, मैं अच्छा लिख के दिखाऊँगा। तो उससे क्या होता था
कि मुझे भी बड़ी खुशी मिलती थी और बच्चों को भी बहुत खुशी होती थी। और मैं प्रतियोगिताएं भी क्लास में कराती रहती थी बच्चों की, तो बहुत अच्छा माहौल था। और पता है मायरा, मुझे ना टीचर्स डे पे सबसे ज़्यादा गिफ्ट मिलते थे। बच्चे मुझे इतने सारे क्या होते हैं, स्लैम बुक लेके आते थे, मैम ऑटोग्राफ दे दो प्लीज़। एंड फिर वो मेरे को कभी रोजेस दे रहे हैं, कभी पेन्स दे रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे, और इतने क्यूट क्यूट वो गिफ्ट लेके आते थे। एक टॉफ़ी लेके आ रहे हैं, एक छोटा सा फ्लावर लेके आ रहे हैं। तो उनकी आंखों में जो मेरे लिए प्यार होता था ना, मुझे लगता था यही मेरी कमाई है। और वो बच्चे आज तक मुझे याद करते हैं, मेरे साथ बात करते हैं, मुझे फ़ोन्स करते हैं। और मुझे लग रहा है कि ये जो आज पॉडकास्ट हो रहा है वो भी मेरे एक स्टूडेंट की वजह से ही हो रहा है। और मैं बहुत बहुत गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ कि इतने सालों के बाद भी अगर हम अपने विद्यार्थियों के साथ जुड़े हुए हैं, तो मुझे लगता है कि मेरा अध्यापक होना सार्थक हुआ है। मैम पता है, आपकी बात सुन के मुझे खुद मेरे जूनियर्स को याद आ जाती है, बिकॉज़ मेरी भी एक हिंदी टीचर ऐसी ही थी जो जो हमें हमें एज अ बच्चा हमें दिखाती थी कि मैं तुम्हारी दोस्त ज़्यादा हूँ टीचर से। तो उससे बच्चों को ज़्यादा मन करता था पढ़ने का, और उससे ना एक ये भी रहता है कि अगर कुछ भी गलत होता था आप अपनी उस टीचर को बता सकते थे, एक ट्रस्ट बन जाता है उसके अंदर। कई बार बच्चे अपने मम्मी पापा से भी जो बातें शेयर नहीं कर पाते वो अपनी टीचर से करते हैं, और हम पीटीएम में फिर बताया करते थे। और इतना कॉन्फिडेंशियल अगर वो रखने के लिए कहते थे कि बात, तो हम उसको रखते भी थे कि बच्चे का जो भरोसा है ना वो नहीं टूटना चाहिए। ये सबसे बड़ी बात है। और ये मुझे बहुत स्वीटता भी लग रहा है। जी बिल्कुल, थैंक यू। अब मैम आपकी मुझे चीज़ पूछनी थी कि आपकी और कोई हॉबीज़ है, जैसे कि टीचिंग, वेलनेस कोच के अलावा? हाँ, मुझे क्लासिकल सिंगिंग, क्लासिकल डांस और पुराने गाने गाना बहुत अच्छा लगता है। और मुझे पुराने गाने बहुत सारे याद भी हैं। तो हम जब भी पुराने समय में क्या होता था, जब लाइट चली जाती थी तो हम सभी भाई बहन बैठ के अंताक्षरी खेलते थे, और दो बन जाते थे, पार्टीज बन जाती थी और कंपटीशन होता था। और मेरे को इतने पुराने गाने याद होते थे कि ज़्यादातर हम जीत ही जाते थे। बहुत मज़ा आता था। मैम मतलब मैं ये चीज़ सोच के मतलब मैं खुद इतनी जिज्ञासा हो रही हूँ कि क्योंकि मैं आपसे प्रश्न पूछे जा रही हूँ और आप मुझे अपनी नई नई साइड सिखाए जा रहे हो। तो मुझे आपको जानने का मतलब बहुत और ही मन कर रहा है आपको जानने का। थैंक यू सो मच। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है अगर आज का यूथ भी हम जैसे लोगों को बुला करके उनसे बात कर रहा है, उनके बारे में जान रहा है, तो मैं कहती हूँ ये आपकी बहुत बड़ी एक अच्छा गुण है, बहुत बड़ा गुण है। क्योंकि आजकल मैं देखती हूँ यूथ जो है वो अक्सर अपने आप में मस्त है, उसको परवाह नहीं है समाज की। लेकिन आप ये जो काम कर रहे हो ना, ये काबिले तारीफ है कि हमें बड़ों के अनुभवों से सीखना है। बहुत कुछ सीखना है। और यही चीज़ मेरे अंदर थी, इसीलिए मुझे लगता था कि जो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं ना मायरा, उनकी जो है ना अपने से बड़ों से ज़्यादा बनती है, बुजुर्गों से ज़्यादा बनती है, क्योंकि वो उनकी ज़िंदगी के अनुभवों से बहुत कुछ सीखते हैं। और आई एम श्योर बेटा आप एक स्टार बनने वाले हो। थैंक यू सो मच मैम बिकॉज मुझे भी लगता है कि एक इंसान जो पहले ही हम जैसे हमारी एज से गुजर चुके हैं, उनके पास हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा, तो हम वो एक्सपीरियंस क्यों ना गेन करें। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। मैं भी ऐसा ही सोचती थी, इसलिए मैं आपको देख रही हूँ तो मुझे अपना अतीत तुम्हारे में दिखाई दे रहा है। मैम मुझे पता चला कि आपको हिंदी साहित्य और कविता में मतलब बहुत दिलचस्पी है। तो मुझे चीज़ पूछनी थी आपसे कि हिंदी और कविता का आपके मतलब आपको क्या इम्पोर्टेंस लगता है? देखो बेटा, हिंदी जो है वो अपनी मातृभाषा है, जो हमें अपनी संस्कृति से, अपनी ज़मीन से जोड़ कर रखती है। और कविता, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने बहुत बड़े बड़े कवियों को पढ़ा, उनसे इंस्पायर हुई मैं, और मैंने भी लिखना शुरू कर दिया 8th क्लास में ही। तो मुझे याद है 8th क्लास में मैंने जो कविता लिखी थी ना, कि सबसे पहली कविता जो मैंने लिखी थी कि जब क्रिकेट की कमेंट्री आती थी ना, सब लोग कान लगा के सुनते रहते थे और एक दूसरे से भूल जाते थे सब कुछ। तो मैंने लिखा था, क्रिकेट बुरी बीमारी, सारे काम छोड़ के कर ली कमेंट्री सुनने की तैयारी। तो ये बड़ी मस्त छोटे बच्चों जैसी कविता थी, वो मैंने 8वीं कक्षा में लिखी थी। और मैंने अपनी टीचर को जब दिखाई तो उन्होंने उसको अप्रिशिएट किया, फिर मुझे एनकरेजमेंट मिली कि यस मुझे और लिखना चाहिए। तो फिर मैं लगभग
300-400 कविताएं लिख चुकी हूँ और 11-12 मेरे साझा संग्रह छप के आ चुके हैं और लघु कथाएं लिखी हैं मैंने, लेख लिखे हैं, निबंध लिखे हैं, नाटक भी लिखे हैं। जब मैं स्कूल में पढ़ाती थी तो नाटक लिखती थी, बच्चे उनके ऊपर मंचन करते थे। तो बाकी वाद विवाद प्रतियोगिताएं और कविता प्रतियोगिताएं, बच्चों को तैयार करना, वो सब मुझे बहुत अच्छा लगता था और मैं उसमें बच्चों को काफ़ी उत्साहित करती थी और वो भी मेरे साथ जाके बड़े खुश होते थे। मैम पता है, इससे पता चलता है मुझे कि आप जो भी करते हो, आप मतलब आप इसको सिर्फ करने के लिए नहीं करते, आपको इसमें इतना अच्छा लगता है उसे करने में कि खुद जब करते हो तो ऐसे लगता है कि कि आपको कोई एक इंसान करवा रहा है जिसमें एक टच भी आता है कि इमोशनल सा होना ही चाहिए। एक कविता या कोई भी बात वो तभी छू सकती है दूसरे के दिल को जब वो आपके अपने दिल से निकली हो। एक कवि के लिए, एक लेखक के लिए सबसे ज़रूरी है संवेदनशील होना। उसके अंदर वो सेंसिटिविटी होनी चाहिए कि वो दूसरे के दुख को अपना समझे, दूसरे के सुख को अपना समझे और उसकी आत्मा में खुद घुस जाए और उसकी फीलिंग्स को अपने शब्दों में एक्सप्रेस करे। मैम ऐसे पूरा मतलब मैं लिटरली पूरा स्पीचलेस होगी आपकी सारी बातें सुन के। नहीं ऐसा कुछ नहीं है बेटा, आप बहुत अच्छा कर रहे हो। और मैं आपको एक कविता सुनाना चाहूँगी आज की यूथ के लिए, कि मैंने ये लिखी थी अपने स्टूडेंट्स के लिए ही लिखी थी कि जुगनू की उम्र लंबी नहीं होती, जुगनू की उम्र लंबी नहीं होती, पर उसकी कोई रात अंधेरी नहीं होती। छोटी सी उम्र है उसकी। कोई ना पूछेगा कब कितना पढ़े तुम, कोई ना पूछेगा कब कितना पढ़े तुम, जीवन सिखाने की कोई किताब ना होती। कुदरत और गलतियां भी सिखाती हैं बहुत, कुदरत और गलतियां भी सिखाती हैं बहुत, गूगल इंटरनेट में हर बात नहीं होती। पढ़ाने से सीखता है शिक्षक भी अधिक, पढ़ाने से सीखता है शिक्षक भी अधिक, सिर्फ पाठ रटाने से बात ना बनती। जीवन मूल्य मैंने कितने जिए खुद, जीवन मूल्य मैंने जिए कितने खुद, उपदेश सिर्फ देने से इज्जत ना मिलती। खुद ना तपे तो क्या होगी पहचान, नींव जीवन की पक्की यूं ही नहीं होती। स्वीकारो चुनौती, खोजो प्रश्नों के हल, स्वीकारो चुनौती, खोजो प्रश्नों के हल, जीवन नाव नदी से यूं ही पार नहीं होती। डरो ना यदि आज मिली ना सफलता, डरो ना यदि आज ना मिली सफलता, सच्चे राही को कोई चोटी ना डराती, सच्चे राही को कोई चोटी ना डराती। वाह मैम, मैम ये मतलब ये एक ऐसी कविता थी जिसने मुझे बहुत सारे लेसन सिखाए। मतलब जैसे कि फेलियर्स बहुत इम्पॉर्टेंट होते सक्सेस के लिए, कि कभी भी बुरा ना मानो, मतलब गिर कर वापस उठो और काम करो। बिल्कुल बिल्कुल। और आज के यूथ में मैं देखती हूँ कि बच्चे इतने लाड प्यार में पलते हैं कि वो छोटे छोटे दुखों से घबरा जाते हैं, अपने जीवन को समाप्त करने की हरकतें करने लग जाते हैं। वो ये नहीं सोचते कि हमारे बाद हमारे माता पिता का क्या होगा। वो उस क्षणिक आवेग में आकर के अपनी ज़िंदगी तक दांव पे लगा देते हैं। इससे बड़ी बेवकूफ़ी नहीं है। माता पिता कितने प्यार से उनको पाल पोस के बड़ा कर रहे हैं, अपना सब कुछ दे रहे हैं, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि माता पिता उनके साथ समय बिताएं, उनको जीवन मूल्य सिखाएं कि ज़िंदगी जो है ना वो सबसे बड़ी चीज़ है। हार जीत, सफलता असफलता, मान अपमान, ये तो आते रहेंगे। ज़िंदगी को ज़िंदगी के लिए हमने जीना है। सिर्फ ये पास फेल इनमें उलझ के अपने आप को समाप्त नहीं करना है। वाह मैम, मतलब अगर हम देखेंगे आपके हर एक सेंटेंस में एक कविता छुपी हुई है। वो नेचुरल है, क्योंकि होता है, लिखते हैं, बहुत सालों से लिख रहे हैं, तो भाषा से प्यार, इसके पीछे भाषा से जो प्यार है ना वो सबसे बड़ी चीज़ है। मैम ये आपके इधर एक बैच लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है? जी, तो मैंने 21 साल स्कूल में पढ़ाया और उसके बाद कोविड के समय में मेरा स्वास्थ्य खराब हो गया, मेरा मोटापा बढ़ गया और मुझे बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ हो गए।
एसिडिटी एंड पेन एंड बहुत एनर्जी लेवल्स बहुत डाउन हो गए, मेरी आई सेट पे फ़र्क पड़ रहा था, मेरा बीपी काफ़ी हाई हो रहा था। तो मैंने उस समय अपना वीआरएस ले लिया, वॉलंटियर रिटायरमेंट ले लिया, और उसके बाद मैंने अपने स्वास्थ्य पे ध्यान दिया, क्योंकि पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख कहते हैं हो घर में माया। मैं तो कहती हूँ पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सारे सुख निरोगी काया है। अगर आप स्वस्थ हैं, आप जिंदगी में कुछ भी अचीव कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका स्वास्थ्य ही अच्छा नहीं है, आपके पास करोड़ों भी रुपया है, वो कोई काम नहीं आएगा। और कोविड के समय ये सबने देखा है, सबका पैसा पड़ा रह गया, लेकिन जिसका स्वास्थ्य ठीक नहीं था वही इस दुनिया में नहीं रहा। एंड टच वुड, मुझे कोविड में कब, मतलब उस समय कभी भी, दोनों सालों में कभी भी मुझे कोविड नहीं हुआ, क्योंकि मैं हेल्थ कॉन्शियस थी। मैंने अपने लाइफस्टाइल को चेंज किया, अपने खाने पीने को चेंज किया, एक्सरसाइज, मतलब मैंने उन सही लाइफस्टाइल को जब अपनाया तो मैंने अपना हेल्दी 14 केजीज फैट लॉस किया, और अब मैं इतना एनर्जेटिक फील करती हूँ। मैं 60 की हो गई हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मैं अभी भी एनर्जेटिक हूँ और मैं सभी काम कर सकती हूँ बिना थके हुए। तो हेल्थ जो है, हेल्थ इज़ वेल्थ। मैम, आपके हिसाब से क्या हिंदी लाइक हमें एक कल्चरल कनेक्शन बनाए रखनी चाहिए? बिल्कुल, अपनी भाषा जो है वही तो हमें कहते हैं ना, माँ, मातृभूमि और मातृभाषा, इन तीनों को कभी मत भूलो। जो इनको भूल गया वो अपनी पहचान खो गया। तो अपनी पहचान अगर आपने बनानी है, अगर आप ग्लोबल सिटीजन भी बन रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, कितने भी पढ़ लिख गए हैं, लेकिन अगर आपने अपनी भाषा को छोड़ दिया, अपनी माँ को भूल गए, अपनी मातृभूमि को भूल गए, तो आपको कोई पहचानेगा नहीं। आप जब भी कहीं जाते हैं ना, अपनी भाषा में बात करते हैं, तो आपको अपने ऊपर तो गर्व होगा ही, जो सुनने वाला है ना उसको भी गर्व होगा कि ये भारत से आया है, ये भारतीय है। हम हिंदी, पंजाबी, तेलुगु, तमिल कुछ भी बाद में हैं, सबसे पहले हम भारतीय हैं, और हमें गर्व होना चाहिए कि हम भारतीय हैं और हमारी मातृभाषा हिंदी है। भाल की बिंदी बने हमारी हिंदी, प्राण के हर श्वास में अब रमे हिंदी। भाल की बिंदी बने हमारी हिंदी, प्राण के हर श्वास में अब रमे हिंदी। कौन कहता है कि हिंदी में ना दम है? मैं आज कहती हूँ कि माँ मेरी ना कम है। कौन कहता है कि हिंदी में ना दम है? मुझे इतना विश्वास है अपनी भाषा पर। आप अंग्रेजी बोलते हुए किसी को भी देख सकते हो, उससे इतने इम्प्रेस नहीं हो सकते आप। अगर कोई शुद्ध हिंदी बोलता हुआ आपको दिखेगा ना, आप उससे ज़्यादा प्रभावित होंगे। और अपनी भाषा से जो जुड़ता है वो व्यक्तित्व ही निखरता है। वाह, हाँ, मतलब आपकी हर एक वर्ड राइमिंग कर रहे तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा है सुनने में। बस मुझे यही चाहिए कि आप इंटरेस्ट से सुने और सीखें और ज़िंदगी में अपनाएं। मैम, आपका ऐसा क्या मैसेज होगा जो आप आज के यूथ को देना चाहोगे? बेटा, यूथ को मैं यही 2 मैसेज देना चाहती हूँ। सबसे पहली चीज़ है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, जैसा कि मैंने बताया अभी। और स्वास्थ्य अच्छा रखने के लिए, हेल्दी लाइफ के लिए आपको 6 पिलर्स को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। वो 6 स्तंभ क्या हैं हमारे स्वस्थ जीवन के? सबसे पहला है न्यूट्रिशन। आपको भोजन जो है वो अच्छा पोषण युक्त भोजन करना है। जंक फूड छोड़ दीजिए, कूड़ा खाद्य पदार्थ इसको हिंदी में कहते हैं, जो कूड़े से बना है, मैदे से बना है, कितनी उसमें हाई कैलोरीज हैं, क्या कितनी उसमें मक्खन डाले हुए हैं, कितने फैट्स डाले हुए हैं, कितने मसाले गंदे डाले हुए हैं, आप नहीं जानते हैं। जो देखने में जितना आकर्षक है ना जंक फूड, वो आपके पेट के अंदर जाके उतना ही नुकसान दे रहा है। हमारा स्वाद जो है ना बेटा, वो सिर्फ मुंह तक है। नीचे जब हमारा भोजन जाता है ना, वो सिर्फ न्यूट्रिशन देखता है। तो न्यूट्रिशन जो है वो सबसे पहली चीज़ है। सेकंड, हाइड्रेशन। आपको पानी पीते रहना है। 12 से 16 ग्लास पानी आपको ज़रूर पीना है। जितना भी मतलब आपका वेट है 20 केजीज पे 1 लीटर पानी आपको पीना चाहिए। आप हिसाब लगा सकते हैं अपने वेट के हिसाब से, पानी पीना बहुत ज़रूरी है। और तीसरा है एक्सरसाइज। थोड़ा सा टाइम ज़रूर निकालिए, वॉक कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, वो बहुत बहुत ज़रूरी है, जो कि आजकल बच्चे हमारे नहीं कर पाते हैं। तो वो बहुत ज़रूरी है। चाहे आधा घंटा करो, चाहे 10-10 मिनट निकाल के 3 बार 4 बार करो दिन में, जब भी टाइम मिले एक्सरसाइज ज़रूर करना है। फोर्थ है आपकी स्लीप। स्लीप जो है वो बहुत ज़रूरी है। आजकल के हमारे बच्चे निशाचर हो गए हैं, रातों को जागते हैं उल्लुओं की तरह, दिन में सोते रहते हैं और उनकी नींद डिस्टर्ब होती रहती है। पूरी नींद नहीं लेते हैं वो। करियर के लिए, पढ़ाई के लिए वो सिर्फ 3-4 घंटे सो रहे हैं, सो ही नहीं रहे हैं, तो उससे उनकी हेल्थ पे बहुत बुरा असर पड़ रहा है। तो नींद पूरी करना भी बहुत ज़रूरी है। और अगली चीज़ है हेल्दी सोशलाइजेशन। हमें सिर्फ कमरे में बैठ के इस फ़ोन के अंदर घुस के नहीं रहना है।
हमने दुनिया को देखना है, हमने हरियाली को देखना है, हमने कुदरत को देखना है, हमारे मामा मामी बुआ, हमारे जो रिश्ते हैं हमने उनको पहचानना है, अपने भाई बहनों को सबके साथ एक जुड़ाव रखना है। तो हेल्दी सोशलाइजेशन जब रहेगा तो हम हेल्दी रहेंगे, हमारा व्यक्तित्व का विकास बहुत अच्छा होगा। और लास्ट है कि हमने पॉजिटिव माइंडसेट रखना है। अगर आपका माइंडसेट पॉजिटिव है ना तो आप ज़िंदगी में कुछ भी अचीव कर सकते हो, बड़े से बड़े फेलियर को फेस कर सकते हो। तो पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप सकारात्मक हैं तो आप अपने लोगों को, अपने परिवार को साथ लेके चलेंगे, वो आपके साथ हमेशा हैं आपके सुख दुख में। तो आपने एक पॉजिटिव माइंडसेट ज़रूर रखना है, चाहे अपनी स्टडीज़ के लिए, चाहे अपनी करियर के लिए। तो आज नहीं तो कल मंजिल मिलेगी ज़रूर, ये हमने मन में जरूर विश्वास रखना है। तो पहला मैसेज तो मेरा ये था। दूसरा मैसेज मेरा ये है कि हमने स्व से सर्व की तरफ मुड़ना है, कि हमने सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना, हमने समाज के बारे में भी सोचना है, दूसरों के बारे में भी सोचना है। क्योंकि हम अगर एक ईंट हैं तो ये समाज मकान है, तो हम उसकी एक ईंट है। तो एक एक ईंट से मिलकर ही तो घर बनता है ना। तो मैंने एक बहुत साल पहले कविता लिखी थी, वो मैं आपको सुनाना जरूर चाहूँगी कि आज की दुनिया कितनी बदल गई है। कि उसके ऊपर मैंने एक गीत लिखा था कि कैसी ये दीवानी हुई कोलू के बैल जैसी, अपने ही घेरों में घिरी ये जिंदगानी है। कौन है तू वे है कौन, दिखता नहीं है कुछ, अपने ही स्वार्थ में रमी हर रवानी है। पीड़ा देख औरों की जो आंसू भर लेते थे, हंसता औरों को देख खूब खिलखिलाते थे। भूखे को खिला के रोटी खुद भूखे सोते थे, अब तो ये बात हुई भूली सी कहानी है। कैसी ये दीवानी हुई कोल्हू के बैल जैसी, अपने ही घेरों में घिरी ये जिंदगानी है। लेने को आशीष जब सिर झुक जाते थे, देने को दुआएं जब हाथ जुड़ जाते थे। बेटी माँ बहन जब सब की ही सांझी थी, बिसरे ये सब और भटकी जवानी है। कैसी ये दीवानी हुई कोल्हू के बैल जैसी, अपने ही घेरों में घिरी ये जिंदगानी है। आओ अब अपने घेरों को कुछ तोड़ दें, वही है जो उल्टी धाराएं मुख मोड़ दें। अपनी ही संस्कृति है सबसे महान मानो, अपनी ही संस्कृति है सबसे महान मानो। यही बात हर भारतीय को समझानी है, यही बात हर युवा को समझानी है। वाह माँ की आवाज़ कितनी, मतलब बहुत ही स्वीट की आवाज़ है आपकी। थैंक यू, धन्यवाद बहुत बहुत आपका। And guys, note down all the 6 pillars and the message that ma'am has given us. Okay, so ma'am, आपके कोई 3 all time favorite poets कौन से होंगे? बिल्कुल, मेरे सबसे पहले प्रिय कवि हैं कबीर। कबीर जो है ना, आप जानते हो, बिल्कुल अनपढ़ थे, जुलाहे थे, कपड़ा बुनते थे, लेकिन उन्होंने ज़िंदगी को इतने करीब से देखा। उन्होंने अपनी सिर्फ बोला, उन्होंने लिखना नहीं आता था उन्हें, और वो जो बोलते थे ना, दुनिया को देख करके जो बोलते थे, उनके शिष्य उसको लिख लेते थे। उनके छोटे छोटे दोहों में इतनी बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें हैं, जो बड़े बड़े फिलोसोफर्स आज उनके ऊपर पीएचडी कर रहे हैं। आपको मालूम है, कबीर के ऊपर सबसे ज़्यादा पीएचडी करते हैं हिंदी के स्टूडेंट्स, जो खुद पढ़े लिखे नहीं थे। और उन्होंने इतनी स्पिरिचुअल बातें लिखी हैं कि हम हैरान हो जाते हैं उनको सुनकर। उन्होंने बहुत पाखंडों का विरोध किया, कहा कि मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में, खोजी होए तो तुरंत ही मिले है पल भर की बात तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं सांसों की सांस में। परमात्मा हमारे इतने पास है, जैसे हम सांस ले रहे हैं, ये जो श्वास आ रही है, ये परमात्मा के होने का ही तो प्रमाण है। तो ये उन्होंने कहा। और मतलब आप विश्वास नहीं करोगे, जब मैं एमए कर रही थी हिंदी में, मैंने कबीर के 250 दोहे याद किए हुए थे और मैं उनको कभी भी कोट करती थी, और वो मेरे सबसे प्रिय कवि हैं। और उसके बाद है निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बहुत बड़े हिंदी के कवि थे। और उन्होंने ही पता है सबसे पहले अतुकांत कविता लिखनी शुरू की थी, और उनकी बड़ी आलोचना हुई थी। पहले छंदों में कविता लिखी जाती थी, जिसे गाया जाता था, मात्राओं को गिन गिन के लिखा जाता था, दोहे हैं, चौपाई हैं, तुलसीदास जी ने जैसे लिखा है। लेकिन निराला पहले कवि थे जिन्होंने कहा कि नहीं, छंद के बंधनों को तोड़ो और आपके मन में जो भावनाएं आ रही हैं उनको वैसे ही लिखो।
तो निराला जो थे वो इतने ओजस्वी कवि थे, उन्होंने जब भारत हमारा गुलाम था ना तब वो कवि थे, तो उन्होंने एक बड़ी शानदार कविता लिखी थी, जागो फिर एक बार। सब भारतीयों को जगाया था उन्होंने। उन्होंने क्या कहा था कि सिंही की गोद से छीनता है शिशु कौन? एक शेरनी के हाथ से उसका बच्चा कोई नहीं छीन सकता। सिंही की गोद से छीनता है शिशु कौन? मौन भी वह रहती है क्या कभी रहते प्राण? रे अजान एक मेष माता, यानी एक बकरी, एक भेड़ जो है, एक मेष माता ही रहती है निर्निमेष, वो ही चुप रहती है। छिनती जब संतान, जब उसकी संतान को कोई छीन के ले जाता है, केवल वो चुप रहती है। किंतु क्या योग्य जन यो जीता है? लेकिन जो योग्य है वो इस तरह से नहीं जीता। पश्चिम की उक्ति नहीं, ये कोई हमें वेस्टर्न कंट्री ने नहीं सिखाई ये बात। पश्चिम की उक्ति नहीं, गीता है, गीता है, ये गीता का ज्ञान है। स्मरण करो बार बार, जागो फिर एक बार, जागो फिर एक बार। और आज भी भारतीयों को जागने की जरूरत है कि हमारे अंदर कितने विलक्षण गुण, हम विश्व गुरु हैं, हम जगत गुरु हैं, हम सिर्फ सोए हुए हैं, हमें जागने की जरूरत है। ये दूसरे थे मेरे निराला। और तीसरी महादेवी वर्मा, जो कहती हैं मैं नीर भरी दुख की बदली, विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा ना कभी अपना होना, परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिट आज चली, मैं नीर भरी दुख की बदली। तो ऐसी संवेदनशील कवयित्री जिन्होंने नारी मन की पीड़ा को इतने सुंदर शब्द दिए, वो महादेवी वर्मा हैं। ये तीन मेरे प्रिय कवि हैं। मैम आपको पता है, मतलब जैसे कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आप मेरी टीचर भी हो, क्योंकि आप हमें, आप मुझे और हम सबको हिंदी नहीं समझा रहे, आप हम सबको एक्चुअली में एक लाइफ का लेसन पढ़ा रहे हो कि लाइफ कैसे जीनी चाहिए और कैसे मज़े में रहनी चाहिए। क्योंकि आपके साथ ऐसे बात करते हुए मतलब किसी का भी मूड अच्छा हो जाता है, क्योंकि मतलब आप इतने प्यारी प्यारी बातें बोल रहे हो, और आप ऐसे और इतने अच्छे मूड में, इतने चेयरफुल मूड में बोल रहे हो कि मतलब मुझे आपसे बात करने में और जिज्ञासा हो रही है। बहुत अच्छा लग रहा है। तो आज आपने एक नया शब्द सीखा, जिज्ञासा, और इसीलिए आप उसको बार बार रिपीट भी कर रहे हैं, तो ये एक मेरा प्रिय शब्द भी है, जिज्ञासा। बिल्कुल मैम, अब टाइम है हमारे रैपिड फायर की, जिसको मैं बोलती हूँ केजो वाइब्स। ओके ओके, कम ऑन। तो मैम, एक ऐसी सुपर पावर जो आपको लगती है एक हर टीचर में होती है? हर टीचर में एक माँ भी होती है, और उसका जो बच्चे के साथ कनेक्शन होता है, विद्यार्थी के साथ जो कनेक्शन होता है ना, वो सबसे बड़ी चीज़ है। जब टीचर जो है बच्चे के कहे बिना ही समझ जाती है कि बच्चा क्या चाहता है, और ये जो आपस का लगाव है ना, वो सबसे बड़ी चीज़ है। मैम, आपको क्या लगता है कि टीचिंग या कोचिंग कौन सी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है? टीचिंग में बहुत इंजॉय करके करती थी, और इसलिए मुझे टीचिंग कभी बाहर लगी ही नहीं। लेकिन जो कोचिंग है ना, वो इसलिए डिफ़िकल्ट है क्योंकि आज के समय में जबकि लोगों का स्वास्थ्य इतना ख़राब है, उसके बावजूद हमें लोगों को समझाने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है कि अगर आप अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए कुछ खर्च कर रहे हो तो वो सिर्फ फिजूल खर्ची नहीं है, वो आपकी इन्वेस्टमेंट है। अगर आप एक ब्रांडेड कपड़ा लेने के लिए, एक जूता लेने के लिए, एक पिज़्ज़ा लेने के लिए हज़ारों बिना सोचे समझे खर्च कर देते हैं, तो आप एक अच्छा न्यूट्रिशन लेने के लिए क्यों हिचकिचाते हैं? उसके लिए खर्च करने के लिए आप क्यों सोचते हैं? आप कभी ये तो नहीं सोचते ना कि कुछ और चीज़ लेने से पहले कि ये इतनी महंगी क्यों है, लेकिन हम न्यूट्रिशन अच्छा लेने से पहले क्यों सोचते हैं अरे ये तो महंगा है। आप ये नहीं सोच रहे कि आपके शरीर के अंदर जाकर के वो आपको कितना फ़ायदा देने वाला है। कहते हैं ना कि एक वेलनेस कोच जो है वो आपको हर पल आपके साथ होता है और आपको बताता है कि आपको क्या खाना है, कितना खाना है, कैसे खाना है, कितना एक्सरसाइज करना है, कितना पानी पीना है। वो आपका पूरा ध्यान रखता है आपकी बॉडी शेप बनाने के लिए, आपको हेल्दी रखने के लिए और इस ज़िंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए। वाह मैम, फिर आपका फेवरेट हिंदी वर्ड क्या है? मेरा फेवरेट वर्ड, एक तो वैसे मैंने बताया जिज्ञासा है ही, दूसरा मेरा फेवरेट वर्ड है संवेदनशीलता। आपके अंदर सेंसिटिविटी मतलब होनी चाहिए कि हम किसी को देखकर उसके दुख को, सुख को, उसकी आंखों से झांक कर हम पहचान जाएं कि व्यक्ति क्या सोच रहा है, और हम अगर हो सके उसकी मदद करें। देखिए, पैसे से मदद करना ही सब कुछ नहीं होता है। अगर आप किसी के पास प्यार से बैठकर उसकी
दुखों को सुन लें, उसकी भावनाओं को महसूस कर लें और उसको प्यार से कंधे पे थपथपा देना या उसको प्यार से गले भी लगा लेना, ये सबसे बड़ा गिफ्ट होता है उसके लिए। तो संवेदनशीलता जो आज कम होती जा रही है, वो सबसे सुंदर शब्द है जो हमें चाहिए। वाह मैम। मैम ऐसा कौन सा वन वेलनेस रिचुअल होगा जो आपको लगता है बहुत इम्पोर्टेंट है आपकी लाइफ में? 6 पिलर्स तो मैंने आपको बताए ही हैं। उसके अलावा मेडिटेशन यानी ध्यान लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज हम सभी जो हैं वो बहुत परेशान हैं, स्ट्रेस में हैं। तो आप सुबह उठकर थोड़ी देर मेडिटेशन कीजिए, रात को सोने से पहले भी मेडिटेट कीजिए और ज़रूर ये संकल्प कीजिए कि मैं पॉजिटिव हूँ, मैं स्वस्थ हूँ और मैं इस दुनिया के लिए कुछ अच्छा करना चाहती हूँ। और रात को सोने के समय भी आप देखिए कि आज पूरे दिन में मैंने कितने अच्छे काम किए या क्या गलतियाँ की, और अगले दिन मैं उनको नहीं दोहराऊंगी और अच्छे काम करूँगी और खुद जो खुशी पाई है वो दूसरों को भी दूँगी। मतलब मैम ये जो आपने मुझे एक लेसन दिया, ये मुझे बहुत अच्छा लगा, बिकॉज मैं पॉजिटिविटी से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हूँ। मुझे लगता है कि हर एक डार्क लाइट में एक ऐसा दिया हमेशा होता है जो आपको उस डार्कनेस से बचा पाता है। बिल्कुल बिल्कुल, और उस दिए को पहचानना बहुत ज़रूरी है। मैम मुझे ना आपसे एक और कविता सुननी है। ज़रूर। तो मेरी इस कविता का शीर्षक है प्रेम, क्योंकि प्रेम जो है वो सबसे ऊपर, सबरी ऊपर मानुष सत्य और सबरी ऊपर प्रेम। तो प्रेम पर मैंने ये अभी कुछ ही दिन पहले लिखी है कविता कि प्रेम चाबी है परमात्मा को पाने की, प्रेम चाबी है परमात्मा को पाने की, जीवन के खजाने की, तन मन और आत्मा को सहज हो सजाने की, संतुलन और आस की, विवेक और विश्वास की, मीठे मधुर स्वभाव से अपना बनाने की, समन्वय परमार्थ की, उत्कृष्ट यथार्थ की, देह परिधि से परे दिव्य भाव जगाने की, कीट को कमल बनाने की, स्वार्थ को भुलाने की, प्रेम ऐसी कीमिया जादूगरी, प्रेम केमिकल रिएक्शन, प्रेम ऐसी कीमिया लोहे को स्वर्ण बनाने की, मरुथल को हरा बनाने की, अवसाद को हराने की, मरुथल को हरा बनाने की, अवसाद को हराने की, आह्लादित कर आंसुओं को सच्चा मोती बनाने की, आह्लादित कर आंसुओं को सच्चा मोती बनाने की। वाह मैम मतलब बहुत ही मतलब मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं लिटरली एक मूवी में हूँ और मुझे आप कुछ सुना रहे हो, क्योंकि मुझे इसमें इतना इंटरेस्ट आ रहा है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे भी अब हिंदी पढ़नी है, मतलब हिंदी नहीं, मुझे शुद्ध हिंदी पढ़नी है। मुझे बहुत अच्छा लगा। अगर आप ऐसे यंग बच्चे कहते हैं तो मुझे बहुत बहुत खुशी होती है। मुझे लगता है कि मेरा अध्यापक होना सफल हुआ यदि आपको हिंदी के प्रति प्रेम मैं जगा पाई तो। बहुत बहुत धन्यवाद और मुझे बड़ी खुशी है आज आपसे बात करके, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। मैम आपके हर वर्ड मुझे लिटरली एक पोइट्री जैसे लग रहे थे और मुझे ये चीज़ समझ आई कि हिंदी एक सिर्फ भाषा नहीं पर वो एक इमोशन भी है, और हेल्थ अगर हम देखेंगे वो एक हैबिट नहीं पर एक लाइफस्टाइल होनी चाहिए हमारी। बिल्कुल बिल्कुल, लाइफस्टाइल ही होनी चाहिए, हमारी हेल्थ बेटर होगी तभी हम सब कुछ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच मैम। मतलब आपके साथ ये बात करके मुझे, मतलब मैं अभी छोटी ही हूँ लेकिन पर मुझे अपने जूनियर स्कूल की याद आ गई जब मैं हिंदी पढ़ती थी। और मुझे भी आपको देख के अपना बचपना याद आ गया, अपना स्टूडेंट लाइफ याद आ गई। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम। बट मुझे एक चीज़ पूछनी थी, अभी टाइम क्या हो रहा है? क्योंकि मेरे ख्याल से अभी टाइम हो रहा है गन्नू को बाय बोलने के लिए। बाय गाइस। बाय 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 एवरीवन।